नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद के बारे में हम देखेंगे। पिछले हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक आपका पाषाणकालीन संस्कृति या पाषाण काल, दूसरा हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और तीसरा जो कि वैदिक काल, जिसके 2 भाग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। महाजनपद एज के बारे में हम बात करेंगे। तो किस प्रकार से महाजनपद काल का उदय होता है, इस चीज को हम देखते हैं और महाजनपद किसे कहा गया। तो हमने उत्तर वैदिक काल में देखा था कि जैसे ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई में सर्वोच्च इकाई थी जन, उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल में यह जनपद बनने लगे, और महाजनपद काल जब आता है तो यह जनपदों का आकार बढ़ता है और जनपदों का आकार बढ़कर महाजनपद काल कहलाने लगता है या महाजनपद ये कहलाने लगते हैं। तो महाजनपद वास्तव में बने कैसे, प्रशासनिक इकाई इतनी बड़ी क्यों, इसका क्या कारण था। तो देखिए, हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है, तो वही टाइम था। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज यहाँ पर एक क्रांति लाता है। लोहे की खोज के कारण यहाँ पर विभिन्न औजार बनाए जा सके, साथ ही साथ औजारों के साथ साथ यहाँ पर कृषि के यंत्र भी बनाए जा सके। जब औजार बनाए गए तो औजारों से यहाँ पर घने जंगल थे, जंगलों को काटकर यहाँ पर सफाई की गई। उसके साथ ही जो कृषि के यंत्र थे, उससे कृषि योग्य भूमि उसे बनाया गया। जब उसे कृषि योग्य भूमि बनाया गया तो वहां पर अत्यधिक फसलों का उत्पादन होने लगा, और जब ज्यादा फसलों का उत्पादन होने लगा तो इससे लाभ की स्थिति, अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई। और आप जानते हैं, जब अधिशेष या लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम इन पैसों या इस आर्थिक स्थिति के कारण अच्छी अर्थव्यवस्था में हम शिल्प, उद्योग या व्यापार आदि को भी बढ़ावा दे सकते हैं। परिणाम वही निकला कि अधिशेष के कारण यहाँ पर शिल्प, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य को भी बढ़ावा मिला। और जब व्यापार वाणिज्य होता है तो ये नगरीकरण को बढ़ावा देता है, और इसी कारण ये ग्रामीण जो सभ्यता थी धीरे धीरे यहाँ पर नगरीकरण की ओर बढ़ने लगी। व्यापार वाणिज्य यहाँ पर विदेशों से होने लगा, और जब यहाँ पर अर्थव्यवस्था में अधिशेष की स्थिति अधिक उत्पन्न हुई तो इतनी अधिक सीमा तक यहाँ पर शिल्प और व्यापार का कह सकते हैं बढ़ावा हुआ कि शिल्प और व्यापार बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर कर में भी वृद्धि की जा सकी, जिससे राजा की स्थिति भी सुदृढ़ होने लगी। जब यहाँ पर अत्यधिक उत्पादन हुआ, अधिक अधिशेष प्राप्त हुआ, तो शिल्प उद्योग इनको जैसे ही बढ़ावा मिला तो यहाँ पर शिल्प और उद्योग से भी यहाँ पर कर आने लगा, साथ ही साथ यहाँ पर कृषि से भी कर प्राप्त करने लगा। तो यहाँ पर राजा की स्थिति तो सुदृढ़ होती है, साथ ही साथ राजा की स्थिति सुदृढ़ होने के साथ साथ यहाँ पर नगरीकरण का विकास होता है, और नगरीकरण के विकास के साथ साथ यहाँ पर जन का आकार बढ़ने लगता है। राजा यहाँ पर स्थायी सेना रखने लगता है, सेना में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और इस प्रकार से महाजनपदों का उदय होता है। अर्थात हमने देखा ऋग्वैदिक काल में कुल बने, कुल को बनाकर यहाँ पर ग्राम बनाए गए, ग्राम के बाद विष का उदय हुआ, विष के बाद जन बना, और वही जन यहाँ पर प्रशासनिक इकाई उसकी बड़ी तो उत्तर वैदिक काल में जनपद कहलाने लगे। और जब महाजनपद काल की बात करते हैं तो महाजनपद काल में ये आपके महाजनपद कहलाने लगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है, और यही टाइम था जब यहाँ पर कई धर्मों का भी उदय होने लगा था। हमने देखा था वैदिक काल में बहुत से वैदिक कर्मकांड होने लगे थे, यज्ञ वगैरह होने लगे थे। परिणाम स्वरूप एक ऐसे धर्म की यहाँ पर इच्छा की गई जिसमें इन कर्मकांडों का महत्व ना हो, तो ऐसे बहुत से यहाँ पर धर्मों का भी उदय होने लगता है। तो हम महाजनपद काल को देखेंगे, इसके पश्चात हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में, और इन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि इस जनपद में किन किन शासकों ने यहाँ पर शासन किया, किस प्रकार से इन शासकों का उदय हुआ। तो देखते हैं हम महाजनपद काल के बारे में। देखिए, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि कौन सा महाजनपद है, क्या उसका नाम है, उसकी क्या राजधानी है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर मैंने महाजनपदों का नाम लिखा हुआ है, इधर इसकी जानकारी के स्रोत लिखे हुए हैं कि कहां से हमें पता चला कि इतने महाजनपद थे, यहाँ पर शासन कैसा था। साथ ही हमने मैप से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर अवस्थित था। तो शुरू करते हैं हम महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात यह कि इसकी जानकारी हमें मिली कहां से। तो इसी समय हमने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का भी उदय होने लगा था। तो बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें लगभग 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो 16 महाजनपद है, ये इन दोनों के एक जैसे नाम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, लेकिन अधिकांशतः हमें इन्हीं महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है।
तो अगर क्वेश्चन बनता है कि महाजनपद काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है या किससे जानकारी प्राप्त होती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। या क्वेश्चन बनता है कि किस बौद्ध ग्रंथ से महाजनपद काल की जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से। और कितने महाजनपदों के बारे में कहा गया, तो 16 महाजनपदों के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये कि अब चूंकि इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी तो मिली, लेकिन यहाँ पर शासन कैसा था। तो हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल, जिसकी कि 600 BC में यहाँ पर उत्तर वैदिक काल समाप्त तो होता है, तो वहां पर हमने देखा कि राजा का पद वंशानुगत हो गया था। तो यही परिणाम था कि अधिकांश जो महाजनपद काल है या महाजनपद है, इनमें हमें अधिकांश राजतंत्र देखने को मिलेगा, वहां पर राजा का शासन रहेगा। तो यहाँ पर हमें शासन 2 प्रकार के देखने को मिले, एक था राजतंत्र, दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्र वह था जहां पर ये जो महाजनपद है वहां पर सीधे राजा शासन करता था, उसे कहा जाता था राजतंत्र। अर्थात जिस महाजनपद में राजा के द्वारा शासन किया जाता था उसे राजतंत्र कहा गया। और गणतंत्र में यहाँ पर होता क्या था कि कुछ जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण किया जाता था, और उन जनपदों में कुछ लोगों का समूह, जिसे गण कहा जाता था, या कुछ लोगों का समूह मिलकर एक संघ बनाता था और वे यहाँ पर शासन करता था, जिसे गणतंत्र या लोकतंत्र की हम अवधारणा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर शासन था। तो अब हम देखते हैं कि किन 16 महाजनपदों के बारे में हमें देखना है, उनकी क्या राजधानी और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। तो पहला महाजनपद है अंग महाजनपद। पहला था आपका अंग महाजनपद, और इस अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ध्यान रखना है, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी। और अगर हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या थी या कहां पर यह अवस्थित था, तो बिहार में एक क्षेत्र है आपका भागलपुर और मुंगेर। इस भागलपुर और मुंगेर में अंग महाजनपद अवस्थित था। तो देखिए, अगर हम मैप में देखें तो यह है आपकी यमुना नदी, कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है, और इधर की ओर से है आपकी गंगा नदी। तो यहां पर है आपका प्रयागराज, यहां पर आकर यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है और आगे की ओर गंगा नदी ही प्रवाहित होती है। तो इधर है आपका बिहार, यहां पर है आपका उत्तर प्रदेश, इधर की ओर है मध्य प्रदेश, इधर है आपका राजस्थान। तो हमने देखा था कि जो आर्य लोग आए थे भारत में, सर्वप्रथम आर्यों ने सप्त सेंधव प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाया। उसके पश्चात ये आपका गंगा यमुना दोआब है वहां कर आकर रहने लगे। तो यहां पर था आपका गंगा यमुना दोआब। तो सामान्यतः यही कारण है कि अधिकांश महाजनपदों का उदय हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि गंगा यमुना दोआब में ही यहाँ पर आर्यों का निवास स्थान हो गया था। क्योंकि पहले सप्तसेंधव में थे, सप्तसेंधव से यहाँ पर गंगा यमुना दोआब तक आकर ये रहने लगे थे। तो उत्तर प्रदेश में हमें 3 महाजनपदों को देखना है, अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और बज्जी संघ या बज्जी महाजनपद। तो अंग महाजनपद को हमने देखा, इसकी राजधानी चंपा, इसकी वर्तमान में स्थिति भागलपुर और मुंगेर जो कि है आपका बिहार के अंतर्गत। तो पहला पॉइंट है आपका अंग, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यह है आपका अंग महाजनपद। यहां पर आपका अंग महाजनपद अवस्थित था। दूसरे की बात करें तो दूसरा है मगध महाजनपद। अगर हम मगध महाजनपद की बात करें तो जितने भी 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। क्वेश्चन बनता है और अधिकांशतः आया हुआ है कि मगध महाजनपद या मगध की राजधानी क्या थी, तो वे थी आपकी राजगृह या गिरिब्रज। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में बिहार के पटना और गया के मध्य या पटना और गया में इसकी अवस्थिति थी या यहाँ पर यह अवस्थित था। तो दूसरा है आपका मगध, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, देखिए आपका सेकंड पॉइंट, दूसरा नंबर, तो यहाँ पर था आपका मगध महाजनपद। आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा है वज्जी। इसे वज्जी महाजनपद या वज्जी संघ के नाम से जाना जाता है। और वज्जी संघ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि विश्व का पहला महाजनपद था जहां पर गणतंत्र स्थापित हुआ था। ये जो आपका गणतंत्र था यही वज्जी संघ था, जिसमें पहला या प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ था। और 8 जनपदों को मिलाकर इस वज्जी संघ का निर्माण हुआ था। इन 8 जनपदों में एक लिच्छवी जनपद भी था, जिसमें सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हुई थी, अर्थात यहाँ पर कुछ लोग मिलकर शासन करते थे। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित हुआ, तो वज्जी संघ। या वज्जी संघ के किस जनपद में सबसे पहले गणतंत्र स्थापित हुआ, तो लिच्छवी के अंतर्गत
वज्जी संघ की जो राजधानी थी वे थी वैशाली। यह अधिकांशतः क्वेश्चन में बना हुआ है कि वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, तो वैशाली। और वर्तमान में हमने देखा कि ऊपर के 3 हैं आपके बिहार में, तो बिहार के अंतर्गत ही आपका तिरहुत प्रमंडल क्षेत्र है जहां पर यह अवस्थित है। तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपका तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपका ये आपका वज्जी संघ या वज्जी महाजनपद अवस्थित था। तो बिहार के अंतर्गत हमारे 3 महाजनपद हुए, अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और वज्जी संघ। तो पहला अंग यहाँ पर था, मगध यहाँ पर था और तीसरा वज्जी संघ यह हो गया। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो आगे का है आपका कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद तो देखिए चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, इसके पश्चात 10 और 11 यहां तक के जो महाजनपद है 4th से लेकर 11th तक ये थे आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसमें से एक जो महाजनपद है जिसे आप कुरु महाजनपद की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अलावा और अन्य स्थानों पर भी देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कौशल महाजनपद को। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी जो कि आपका उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में अवस्थित है। तो अगर हम इसकी स्थिति देखें तो यह है आपका चौथा महाजनपद, यहां पर है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। तो कौशल महाजनपद यहां पर अवस्थित था, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और यहां पर यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में अवस्थित था। अगला है काशी। काशी को आप जानते ही, आपने नाम भी सुना हुआ है। तो जो काशी महाजनपद है, इस काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी, वर्तमान में भी यह वाराणसी वहीं पर आपका अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में 5th नंबर पर है आपका काशी, यह है आपका काशी। यह आपने मैंने डाला हुआ यहाँ पर 5th नंबर, 5वें नंबर पर है काशी। आगे की ओर बात करें तो अगला महाजनपद है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी है और ये जो अवस्थित है वर्तमान में प्रयाग एवं बांदा के अंतर्गत अवस्थित है। तो यहाँ पर मैंने 6 नंबर डाला हुआ है, 6 नंबर है यहाँ पर आपका प्रयाग एवं बांदा। तो देखिए ध्यान रखना है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी जो कि प्रयाग एवं बांदा में अवस्थित है, और जो है आपका यहाँ पर ये जो आपको उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है यहीं पर है आपका प्रयाग एवं बांदा। तो 6 नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। अगला है मल्ल। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या कहीं कहीं आपको कुशीनगर भी देखने को मिलेगा। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के देवरिया या गोरखपुर में अवस्थित है। और इसकी एक यहाँ पर खास बात यह भी है कि जब आप बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में ही हुई थी या कुशीनारा में ही हुई थी। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस महाजनपद के अंतर्गत हुई, तो वह था आपका मल्ल महाजनपद। ठीक है, मल्ल महाजनपद अगर इसकी बात की जाए तो देवरिया या गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है। तो 7 नंबर आपका डला हुआ है यहाँ पर था आपका मल्ल महाजनपद। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा 8th नंबर का जो महाजनपद था उसका नाम है पांचाल। पांचाल 2 भागों में विभक्त था, एक था उत्तरी पांचाल, दूसरा था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह थी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। तो ये ध्यान रखना है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी पूछता है दक्षिण पांचाल की। तो उत्तरी पांचाल की है अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल की है काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल जो कि अहिच्छत्र जिसकी राजधानी थी यह अवस्थित है बरेली रामनगर में, वहीं काम्पिल्य अवस्थित है फर्रुखाबाद, और ये दोनों ही आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो 8th नंबर पर यहाँ पर है 8वां नंबर आपका, इस 8th नंबर पर यहाँ पर बसा हुआ था आपका पांचाल। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी और यह अवस्थित है आपका उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल क्षेत्र के अंतर्गत। तो सूरसेन 9th नंबर की बात करें तो 9वां नंबर आपका यहाँ पर है, यह आपका ब्रजमंडल क्षेत्र और यहीं पर बसा हुआ है आपका सूरसेन। 10वें नंबर की बात करें तो 10वां महाजनपद था चेदी या चेती महाजनपद। ध्यान रखना है, चेदी या चेती दोनों ही इसके नाम है। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, कहीं कहीं इसका नाम आपको सोथिवती भी मिलता है, और ये बुंदेलखंड जो कि यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में आपका अवस्थित है। तो 10 नंबर पर है आपका चेदी और यहाँ पर है आपका 10 नंबर, यह आपकी यमुना नदी, इसी यमुना नदी के तट पर यहीं पे इस बुंदेलखंड क्षेत्र में ये अवस्थित है। अगला है कुरु महाजनपद। आपने देखा होगा महाभारत में भी इस कुरु या इंद्रप्रस्थ की जानकारी मिलती है, और कुरु महाजनपद इसे इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, और ये आपका दिल्ली और जो मेरठ का समीपवर्ती क्षेत्र है, साथ ही दक्षिण पूर्वी हरियाणा वहां पर भी अवस्थित है।
तो कुरु महाजनपद उत्तर प्रदेश में भी अवस्थित है, साथ ही साथ दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी हरियाणा में अवस्थित है। तो कुरु महाजनपद, इसकी अगर हम अवस्थिति देखें मैप के थ्रू, तो ये थी आपकी, मैंने 11 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर था आपका कुरु महाजनपद। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो आगे की ओर है आपका अवंती महाजनपद। अधिकांश हमने इसका नाम सुना हुआ होता है। अवंती महाजनपद भी पांचाल महाजनपद की तरह दो भागों में विभक्त था। एक था आपका उत्तरी अवंती, दूसरा था दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, जिसे वर्तमान नाम हम उज्जैन से नाम से जानते हैं, तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, और ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अवस्थित है। तो ये है आपकी नर्मदा नदी, कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है। इसी नर्मदा नदी या कहीं यहीं पर है आपका मध्य प्रदेश राज्य, और यहाँ पर ये अवस्थित था अवंती महाजनपद। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे है आपका मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, और यह राजस्थान के अंतर्गत अलवर व भरतपुर में अवस्थित है। इधर है आपका राजस्थान राज्य, यह आपका 13वां नंबर, तो आगे की ओर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर अवस्थित था आपका मत्स्य महाजनपद। अगला है अस्मक। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटिल थी, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, अर्थात दक्षिण भारत के अंतर्गत यह अवस्थित था, या वर्तमान में इसकी अवस्थिति है। तो यह आपकी गोदावरी नदी, यहीं पर आपका अस्मक महाजनपद अवस्थित था। तो देखिए, इसका क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपदों या महाजनपदों में दक्षिण भारत में अवस्थित कौन सा महाजनपद था, तो वह था आपका अस्मक। अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोतन या पोटिल। ये कहां पर अवस्थित है या वर्तमान अवस्थिति, तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो यह है आपका अस्मक महाजनपद। आगे की ओर हम बात करें, तो ये 14 महाजनपद तो है आपके भारत के अंतर्गत। दो जो महाजनपद है ये भारत से बाहर हमें देखने को मिलते हैं। वे दो महाजनपद है, एक है आपका गांधार, दूसरा है कंबोज। गांधार महाजनपद की बात करें तो देखिए यहां पर इसकी अवस्थिति है। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, और हम जानते हैं भारत का प्रथम जो शिक्षा केंद्र कह सकते हैं वे था आपका तक्षशिला। तो गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, इसकी वर्तमान स्थिति पेशावर या रावलपिंडी है। तो यहाँ पर है आपका गांधार। आगे की ओर है कंबोज महाजनपद। कंबोज की बात करें तो इसकी राजधानी राजपुर या हाटक है, और यह क्वेश्चन बना हुआ है कि कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वह थी राजपुर या हाटक। तो यहां पर था आपका कंबोज महाजनपद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 16 महाजनपद कंप्लीट होते हैं। अब देखिए, इन 16 महाजनपदों में कुछ जनपदों का आकार छोटा था, कुछ का आकार बड़ा था। इन्हीं महाजनपदों में धीरे धीरे संघर्ष होना प्रारंभ हुआ, और संघर्ष के दौर में कुछ अन्य महाजनपद एक दूसरे से यहाँ पर मिलने लगे या एक दूसरे में विलय होने लगा, और ऐसी स्थिति में 4 प्रमुख राजतंत्र के रूप में 4 सबसे बड़े महाजनपद उभर कर सामने आए। जो 4 सबसे प्रमुख महाजनपद थे, एक था आपका मगध महाजनपद, दूसरा था कौशल महाजनपद, तीसरा था वत्स महाजनपद, और चौथा था आपका अवंती महाजनपद। ये 4 सबसे प्रमुख महाजनपदों की श्रेणी में गिने जाते हैं। और अगर हमें कहना पड़े कि इन 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख या सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो वह था आपका मगध महाजनपद। इसी में हम पढ़ते हैं विभिन्न राजवंशों के बारे में। यहीं पर हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य के बारे में, अर्थात हम मगध महाजनपद के संपूर्ण टाइम का यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि किस वंश के द्वारा यहाँ पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ, किसके द्वारा यहाँ पर शासन किया गया, क्या कारण था कि मगध साम्राज्य का उदय हुआ, साथ ही साथ कौन कौन से शासक यहाँ पर प्रमुख रहे हैं। तो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमने मैप के थ्रू अवस्थिति देखी कि अधिकांश महाजनपदों का जो उदय हुआ उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले क्षेत्र में हुआ। एकमात्र जो महाजनपद था जिसका नाम अक था, ये दक्षिण भारत में यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत अवस्थित है। वहीं गांधार और कंबोज भारत से बाहर अवस्थित थे। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद या प्रमुख महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आप इनको ठीक ऐसे ही याद करना, महाजनपद उनकी कौन सी राजधानी है या वर्तमान में उनकी कौन कौन सी अवस्थिति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये होता है आपका महाजनपद काल। आगे की ओर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में, अर्थात विभिन्न धर्मों के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर धर्मों का उदय हुआ, क्या कारण था कि धर्मों का उदय हुआ। उसी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, उसके पश्चात बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक महाजनपद काल या महाजनपद
एज यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ध्यान रखना है यही काल था जिसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय नगरीकरण। क्योंकि हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीकरण था जो कि कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्य से संबंधित सभ्यता थी। इसे द्वितीय नगरीकरण इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जैसे ही लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज ने यहाँ पर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया। और आप जानते हैं जिसकी यहाँ पर अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, समाज में उसकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी होती है। और सामाजिक स्थिति कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति को बढ़ावा देती है। और जब ये सभी चीजें किसी अर्थव्यवस्था में विद्यमान होते हैं तो यहाँ पर अधिशेष जैसी स्थिति व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देती है। और व्यापार वाणिज्य के लिए हमें प्रमुख रूप से नगरीकरण प्रमुख आधार देखने को मिलता है। और जैसे ही यहाँ पर व्यापार वाणिज्य की अवस्थिति सुदृढ़ हुई, यहाँ पर नगरीकरण का विकास होने लगा और महाजनपद तक आते आते नगरीकरण का विकास क्रम शुरू हुआ या द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो चुका था। तो पहला था आपका हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरी क्रांति। दूसरे या द्वितीय नगरीकरण जो आपका महाजनपद काल था, इसे कहा जाता है। तो महाजनपद काल आपका कंप्लीट होता है। अब हम आगे की ओर देखेंगे धर्मों के बारे में, कौन कौन से धर्म कैसे उदय हुए। उसके पश्चात मगध महाजनपद के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।